अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Next.js 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लिंकिंग एंड नेविगेशन पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो Next.js है उसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं और Next.js में और React.js में जो मेजर डिफरेंस है वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस Next.js 15 के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ पर Next.js की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लेआउट्स एंड पेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि Next.js के अंदर किस तरीके से हम पेजेस क्रिएट करते हैं और वो पेजेस बेसिकली राउट्स बन जाते हैं, क्योंकि जो Next.js है वो फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें हमें जस्ट एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाना होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक फ़ाइल बनानी होती है जिसका नाम हम page.jsx या page.tsx रखते हैं और उसके बाद वो हमारा राउट जो है वो Next.js ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके एक राउट में कन्वर्ट कर देता है और हम उसको एज अ यूआरएल में पास करके एक्सेस कर सकते हैं। उस फोल्डर नेम को हम पास करके एक्सेस कर सकते हैं। अब वो तो मैंने और दूसरा मैंने आपको ये दिखाया था कि देखिए ब्राउज़र के अंदर हम कैसे इसको चेंज करते हैं। लेकिन अब हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे लिंकिंग एंड नेविगेशन के बारे में। तो लिंकिंग एंड नेविगेशन को समझने से पहले हमें जो कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि जो Next.js है उसके अंदर रेंडरिंग जो होती है वो कितनी टाइप की होती है और उनमें मेजर स्मॉल डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा उनके बारे में, वो आगे हम जब एडवांस में जाएंगे तो मे बी जब ज़रूरत पड़ेगी उस रेंडरिंग को चेंज करने की तो वहाँ पर मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब हम पेजेस को लोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो Next.js के पेजेस हैं वो सर्वर साइड पर रेंडर होकर लोड होते हैं। लेकिन चूंकि रिएक्ट हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी होती है, उसका सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन Next.js का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो पहला रिलेशन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है सर्वर साइड रेंडरिंग की, जिसको SSR कहते हैं। रिएक्ट में हमें SSR करने के लिए उसको उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, स्पेशली SSR का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद वो हम उसको SSR में कन्वर्ट करते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग का पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये होता है कि उसकी SEO जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी जो वेबसाइट की फिर ओवरऑल जो रैंकिंग है वो बन जाती है, जबकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऐसा करना हो तो उसके लिए आपको फिर अलग से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है और फिर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जबकि Next.js में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। Next.js बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप कोई न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू पेज या राउट क्रिएट करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो Next.js क्लाइंट साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें लिंकिंग एंड नेविगेशन के नीचे के सर्वर एंड क्लाइंट्स कंपोनेंट, दो किस्म के कंपोनेंट्स हैं। ये इसलिए है कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स जो होंगे वो सर्वर साइड पर रेंडर होंगे, क्लाइंट साइड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं। जो कंपोनेंट सर्वर साइड पर होंगे उनका जो पैकेज है वो नहीं बनेगा, वो JS फाइल डायरेक्ट ब्राउज़र में लोड नहीं होगा तब तक जब तक आप उसको एक्सेस नहीं करना चाह रहे होंगे। मतलब जब तक आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे तब तक वो लोड नहीं होगा। जबकि क्लाइंट साइड जो कंपोनेंट्स होते हैं जब आप उनको क्रिएट करते हैं एज अ क्लाइंट कंपोनेंट तो वो डायरेक्टली जब बिल्ड बनती है तो वो आपके उस पेज को आप लोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपके ब्राउज़र के अंदर लोड हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। तो दूसरा इसका नुकसान ये है क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स का कि आप कोई भी सिक्योरिटी कीज़ वगैरह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर नहीं दे सकते, वरना वो एक्सेसिबल होगी हर उस बंदे के लिए जो आपकी साइट को विज़िट करके उसका सोर्स कोड व्यू करेगा, उसको वो व्यू हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर सर्वर साइड रेंडरिंग को। और सर्वर साइड रेंडरिंग पे जो पेज सर्वर साइड से रेंडर होकर आते हैं वो एक्चुअली कंपाइल होकर स्टैटिक HTML और CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें कोई भी आप सिक्योरिटी कीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर अब हम बात करते हैं लिंकिंग एंड नेविगेशन की। अच्छा, मैंने सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट का आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सर्वर और फिर ये कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे।
सो लिंकिंग इन Next.js routes are rendered on the server by default। देखिए पहली लाइन ही यही लिखी हुई है कि Next.js बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करता है। This often means that client has to wait for a server response before a new route can be shown. Next.js come with built-in three types of techniques: prefetching, streaming, and client-side transitions, ensuring navigation stays fast and responsive। कि जब आप नेविगेशन कर बनाते हैं या लिंक्स बनाते हैं अपने Next.js की ऐप के अंदर, तो जो Next.js है वो तीन किस्म की आपको रेंडरिंग की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कि प्री फैचिंग का जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये उस राउट को पहले ही फैच कर लेगा जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आपने लिंक क्रिएट किया। इससे पहले कि आप उस लिंक पे क्लिक करें वो पहले से ही लोड हो जाएगा आपके ब्राउज़र के अंदर। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि उसकी क्विक रिस्पांस आपको मिल जाएगा। दूसरा है स्ट्रीमिंग भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग के कंपोनेंट्स को प्री फैचिंग या पार्शियल प्री फैचिंग करके और जितने भी आपने लोड करने हैं कंटेंट लोड करना है उसको चंक्स में आपके ब्राउज़र में शो कर सकते हैं। सो क्लाइंट साइड ट्रांजिशन भी इसी तरीके से काम करती है। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दिस गाइड एक्सप्लेन हाउ नेविगेशन वर्क्स इन Next.js, हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज इट फॉर डायनामिक एंड स्टैटिक राउट्स और स्लो नेटवर्क। तो राउट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक स्टैटिक राउट्स होते हैं और एक डायनामिक राउट होते हैं। अभी तक हमने जो राउट्स पढ़े थे वो स्टैटिक थे और नेस्टेड थे। डायनामिक राउट्स पर अभी हम नहीं आए हैं तो इसको अभी डिस्कस नहीं करते। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नेविगेशन करने के लिए सबसे पहला है सर्वर साइड रेंडरिंग, दूसरा है प्री फैचिंग, तीसरा है स्ट्रीमिंग और चौथा है क्लाइंट साइड ट्रांजिशन। इन सब के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे उसने कहा कि इन Next.js लेआउट्स एंड पेजेस आर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट नेविगेशंस द सर्वर components payload is generated on the server before being sent to the client। मतलब जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है इससे पहले कि वो आपका पेज ब्राउज़र में आ जाए उसके लिए सबसे पहले उसका जो सर्वर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। सर्वर से जब आप कनेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर पेज के लिए तब वो आपके ब्राउज़र में आकर लोड होगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर रेंडरिंग बेस्ड ऑन व्हेन इट हैपन्स। तो एक है स्टैटिक रेंडरिंग और दूसरी है डायनामिक रेंडरिंग। डायनामिक रेंडरिंग को हम डायनामिक पेजेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डायनामिक रेंडरिंग जो है वो हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डायनामिक रेंडरिंग हम सिर्फ डायनामिक राउट्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टैटिक रेंडरिंग को या प्री रेंडरिंग को या प्री फैचिंग को, प्री रेंडरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्री रेंडरिंग को हम दोनों राउट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक राउट्स के लिए भी और स्टैटिक राउट्स के लिए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ता है, वो अभी यहाँ पर कोड तो लिखा होगा लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अभी हम टाइम नहीं लगाते। तो ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर प्री फैचिंग की भी मिल जाएगी। इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग अ राउट इन द बैकग्राउंड बिफोर द यूज़र नेविगेट टू। तो इससे पहले कि यूज़र उसको विजिट करे वो पहले ही प्री फैच हो जाता है। तो जो लिंक कंपोनेंट है, ये जो लिंक कंपोनेंट है ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पर उसने हमें बताया कि अगर आप लिंक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं बजाय एंकर टैग के, मतलब ए टैग के, यहाँ पर उसने एक जगह पर ए टैग यूज़ किया और एक जगह लिंक टैग। तो हम भी इसी तरीके से करके चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए पहले इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं इस पोर्शन को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अब अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है। और इसके अंदर हमारे पास ऐप के फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पर ऐप के फ़ोल्डर के अंदर हमने कुछ पेजेस क्रिएट किए थे। अबाउट और कॉन्टैक्ट अस दो पेजेस थे और एक एडमिन डैशबोर्ड का पेज था और एक एडमिन का पेज था। टोटल 1 2 3 और 4 हमने जो है वो पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। तो अब इन 4 पेजेस को हमने अगर यूज़ करना है तो अब इसका अपना लेआउट है, लेकिन चूंकि ये लेआउट इसको भी यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर इस लेआउट के ऊपर जहाँ पर हमने लिखा हुआ है H2 रूट लेआउट, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर एक नेविगेशन ऐड करता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मुझे अब यहाँ पर कोड करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं कोड करूँ, मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वापस मैं ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ CSS ब्लॉक्स आयो। एक साइट है ये वाली tailblocks.io, आई थिंक CC है, tailblock.cc फाइल है, सॉरी वेबसाइट है। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आपके पास
ये यहाँ पर कुछ मोड हैं, डार्क मोड भी है, लाइट मोड भी है। अगर आप डार्क मोड के साथ चल रहे हैं अपनी थीम अपने कोड में तो इसको डार्क मोड में कन्वर्ट कर लें। फिर आपकी थीम का कलर कौन सा, ग्रीन है, ब्लू है, जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लू जो सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर रेड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जो भी कोड मुझे मिलेगा वो इस थीम के साथ मिलेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेविगेशन बार चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं आता हूँ नेविगेशन बार में। ये इसमें सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से मुझे आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर ये हमारे पास ब्लॉग से रिलेटेड है, फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, फिर ई कॉमर्स, फिर फीचर से रिलेटेड है, फुटर है, गैलरी है। उसके बाद ये नेविगेशन है। इसमें 3 किस्म के हेडर्स हैं हमारे पास। एक हेडर ये है, एक हेडर ये है, एक ये है और एक ये है जिसमें सेंटर में। अब मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लोड हो जाएगा नेविगेशन बार। इस जगह पर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नेविगेशन बार, ये देखिए यहाँ पर लोड हो चुकी है। ऐड को आप क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज, अच्छा चलो खैर, गूगल एड में जो भी है। अब आपने करना ही है कि यहाँ पर आपने आना है व्यू कोड में। व्यू कोड में आएंगे तो ये कोड मुझे मिला है। ये बेसिकली HTML का कोड है यूजिंग टेलविंड CSS, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेलविंड CSS को इंस्टॉल किया हुआ है इसके साथ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो कोड कॉपी हो गया। वापस आऊँगा अपने इसमें कोड में। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ऐप के अंदर न्यू मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं नेविगेशन के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, navigation.tsx, और वही कोड RFACE लिख के मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद इसके अंदर नेविगेशन, इसको नेविगेशन ही रहने देते हैं इसका, साथ कि ये पेज नहीं है, ये कंपोनेंट है। और इसके अंदर उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ कमांड V से। ये मैंने कोड को पेस्ट कर दिया और ये कोड अब यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसमें एक इशू आएगा कि चूँकि हम रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर क्लास कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और जहाँ जहाँ क्लास लिखा होगा उसको मैं क्लास नेम इक्वल टू कर दूंगा। जैसे मैंने ये किया, हमारा कुछ एरर तो ठीक हो गया। इसके बाद कुछ और एरर्स भी इसमें हैं, स्पेशली SVG से रिलेटेड कुछ एरर आते हैं जब आप कोई स्लैश वाला करैक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आई थिंक ये दिस वन देखिए, स्ट्रोक लाइन कैप, इसको आपने स्ट्रोक लाइन का L जो है वो कैपिटल कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको कैपिटल कर देना है। तो जो भी डैश वाले कंपोनेंट्स होंगे, जैसे ये स्ट्रोक लाइन है, स्ट्रोक डैश लाइन है, ये तो आप HTML में कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा और इसको भी स्ट्रोक विड्थ को भी इससे लिखना होगा। इसके अलावा भी आप देख लें, और तो नहीं है, यहाँ पर भी है एक, ये भी लाइन कैप कर दिया, तो आई थिंक यही है इसमें। और तो ये स्ट्रोक विड्थ यहाँ पर भी है, इस तरीके से लिख दिया और इसको सेव किया। अब ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज नेविगेशन हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, अब इसको यूज़ करना है अपने लेआउट में। तो यहाँ पर मैं इस रूट लेआउट के ऊपर यहाँ पर इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नेविगेशन के नाम से, और ये ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर इंपोर्ट नेविगेशन फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश नेविगेशन। अब यहाँ पर वो डॉट स्लैश नोटेशन यूज़ कर रहा है, मैं उसको कहूँगा कि मुझे ये वाली नोटेशन यूज़ करनी है, app@app/component/navigation। तो ये स्टैंडर्ड वे हम यूज़ करेंगे जहाँ पर भी वो डॉट डॉट यूज़ करेगा। अब यहाँ पर भी ग्लोबल CSS में भी उसने ऐसे ही किया हुआ है। तो ये @/app और इसके अंदर यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आया, विजुअल स्टूडियो कोड शुड एक्सेस अलाउ, ठीक है, अलाउ कर दो, ठीक है, app/global CSS फाइल, इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारा नेविगेशन यहाँ पर ऐड हो चुका है। हमने इसको चूँकि ऐड किया लेआउट में, तो ये एक्सेसिबल होगा थ्रू आउट हमारे सारे कोड के। तो वापस हम आते हैं अपने पेज पर, और यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो हमारी नेविगेशन जो है वो
बन चुकी है। अब इसमें हॉवर वाला इफेक्ट नहीं है, वो अब हम ऐड करते हैं और साथ ही लिंक्स इनके ऐड करते हैं। इसको हम होम क्या लेते हैं, इसको अबाउट क्या लेते हैं, इसको एडमन कह सकते हैं, इसको एडमन डैशबोर्ड कह सकते हैं, डैशबोर्ड कह सकते हैं, और एक और ऐड करेंगे जो कि होगा कह लें कि कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, ये सारे लिंक्स हम ऐड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बटन है एक, इसको रहने दें। और जो लोगो है टेल ब्लॉक्स का, यहाँ पर हम इसको भी होम कह देते हैं। चले होम इसको कह देते हैं, बाकी चार को हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो वापस VS कोड में मैं आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा अपने कंपोनेंट के अंदर, नेविगेशन वाले कंपोनेंट में हम आते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये है हमारा फर्स्ट लिंक। इसको हम क्या देते हैं, अभी मैं एंकर टैग को ही यूज़ कर रहा हूँ। देखिए इसको क्या देते हैं, फर्स्ट लिंक को क्या देते हैं हम, अबाउट था मेरे ख्याल में, अबाउट अस। इसको अबाउट अस पूरा लिख देते हैं और इसको रेफ कर देते हैं हम स्लैश अबाउट से। फिर दूसरा है हमारा एडमन वाला, एडमन, और इसको क्या देते हैं href इज इक्वल टू स्लैश एडमन। फिर है उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड वाला लिंक, डैशबोर्ड, इसको href दे देते हैं हम स्लैश डैशबोर्ड। फिर लास्ट वाला कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं और इसको हम लिंक कर देते हैं href इज इक्वल टू स्लैश कॉन्टैक्ट डैश अस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये लोगो है, ये वाला, इसका एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हम href दे देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम href स्लैश, सिंपल स्लैश दे देते हैं। ये थोड़ा सा उधर चला गया आई थिंक, हाँ ठीक है। इसको सेव करते हैं और उसके बाद अब हम इसके ऊपर एक और क्लास ऐड करेंगे होवर की, कि जब इस पर होवर करें हम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होवर कॉलन, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसको कौन सा होवर इफेक्ट शो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑन होवर माउस, आई थिंक कर्सर, कर्सर कौन सा होता है ये, लिंक हैंड वाला, इसमें होता है हमारे पास पॉइंटर, ये वाला होता है। ये मुझे अब हर जगह ऐड करना पड़ेगा कि जब मैं होवर करूं तो वो पॉइंटर बन जाए। अभी आपने देखा था कि वो पॉइंटर नहीं बन रहा था। ये हो गया, इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इसको यहाँ पर एंकर टैग में इस जगह पर भी मैं ऐड कर देता हूँ। सेव किया, वापस हम ब्राउज़र में आते हैं। अब आप देखिएगा कि जब मैं माउस ओवर करूँगा तो हैंड बना हुआ आ जाएगा ये, और ये हमारे जो लिंक्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब मैं होम पर क्लिक करूँगा तो ये होम पर ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट अस वाले पेज पे आ गया। देखिए अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, मैं आपको डिफरेंस दिखा दूँ। ये अब देखिएगा कि जब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज जो है यहाँ पर गौर कीजिएगा इस जगह पर कि हमारा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो रहा है। ये देखिए, हालांकि स्लाइडली स्लो हो रहा है लेकिन हो रहा है। किसी भी मैं पेज को ओपन करता हूँ तो वो एक दफ़ा यहाँ से रिफ़्रेश होता है। ये नेचर है जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं, मतलब वो हर दफ़ा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि इस पेज की मुझे ज़रूरत है। अब इसकी सोल्यूशन ये है कि आप अपनी नेविगेशन के अंदर एक इंपोर्ट कर लें, नेक्स्ट.js का कंपोनेंट है इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। इसको इंपोर्ट कर लें और जितने भी एंकर टैग हैं, ये वाले जितने भी एंकर टैग हैं, मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं लिंक टैग में। ये मैंने इनको कन्वर्ट किया। उसके बाद मैं ये वाला एंकर टैग सेलेक्ट करूंगा, ये वाला जितने भी होंगे, और इनको मैं सॉरी ये एक्चुअली में वो भी सिलेक्ट कर रहा है जो मैंने राउट में ऐड किया, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं लिंक दे देता हूँ इस तरीके से। ये क्लोज हो गया।
अब ये हमारे जो है वो लिंक बन चुके हैं सारे। अब आप डिफरेंस देखिएगा कि जब अब मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो पेज है ये रिफ़्रेश नहीं होगा। ये देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ हमारा पेज चेंज हो रहा है। ओके ये पेज अच्छा मेरे ख्याल में वो मैंने उधर भी चेंज कर दिया, स्लैश अबाउट स्लैश एडमिन स्लैश, ठीक है ओके। अबाउट को क्लिक किया, पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ। इसको क्लिक किया, ये देखिए पेज बिल्कुल रिफ़्रेश नहीं हो रहा। डैशबोर्ड को किया, अब वो कह रहा है कि डैशबोर्ड पे 404 स्लैश, अच्छा सॉरी डैशबोर्ड को 404 ही देगा ना, क्योंकि वो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड है। ये जो डैशबोर्ड है ना ये स्लैश डैशबोर्ड नहीं है, ये एडमिन स्लैश डैशबोर्ड है, राइट। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं। अब ये इस पर काम करेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। लेकिन आप देखें, नोट करेंगे कि जो ऊपर यहाँ पे टाइटल विंडो है ये रिफ़्रेश नहीं हो रही। अब जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिफ़्रेश नहीं हो रही। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ पेज, लेकिन वो रिफ़्रेश नहीं हो रही। तो ये होता है बेसिकली लिंकिंग और नेविगेशन के किस तरीके से आप लिंक्स क्रिएट करते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही है। लेकिन अगर सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका जो कंपोनेंट है, जो स्पेशली डायनामिक कंपोनेंट है, उसने रेंडर होकर आना है फ्रॉम द सर्वर, तो यहाँ पर आप उसके साथ फिर जैसे ये कॉन्टैक्ट है, सपोज ये सर्वर से रेंडर होकर आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है प्रीफेच, जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, हम इसको फॉल्स कर देते हैं। जब हम इस प्रीफेच प्रॉपर्टी को फॉल्स करते हैं तो अब मैं अगर कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन करूँगा, ये वाला पेज मैं अगर ओपन करूँगा कॉन्टैक्ट अस वाला, तो आप देखेंगे कि पेज अब रिफ़्रेश होगा। एक मिनट, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैं इसको स्लो नेटवर्क पे लेके जाता हूँ। नेटवर्क टैब पे आएंगे तो आप यहाँ पर इसको स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और थ्रोटलिंग में आप पे आके इसको 3G कर देंगे कि आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो 3G वाली है। अब आप इसको ओपन करें और इसको करेंगे ओपन, तो आप देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कितनी सेंड हुई थी अभी। देखिए यहाँ पर मैं जब इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये इसको क्लियर करना पड़ेगा एक दफ़ा मुझे। ये देखिए ये क्लियर किया। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट सेंड हुई है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके साथ हमारे पास देखिए दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड हुई है। आपने नोट किया कि दोबारा से डाटा सारा लोड हुआ है, हालांकि वो क्विकली हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें, तो वो सेम डाटा ही रहता है। जबकि जब आप एंकर टैग वाला यूज़ करते हैं या प्रीफेच उसको फॉल्स करते हैं तो वो सर्वर साइड से रेंडर होके आपके पास डाटा आता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन लिंक कंपोनेंट और एंकर टैग। एंकर टैग में भी रिफ़्रेश होके आ रहा था और यहाँ पर भी हमने जब प्रीफेच इज इक्वल टू फॉल्स किया तो वो अब सर्वर साइड से रेंडर होके आएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। तो इस तरीके से हम जो है वो लिंक कर सकते हैं अपने ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं, उनको हम नहीं करना चाह रहे कि वो लोड हों हमारे पास लोकली। तो यहाँ पर उसने मेंशन भी किया होगा। इसके अलावा उसने एक और टेक्निक यहाँ पर दी है, लोडिंग डॉट TSX। ठीक है, लोडिंग TSX जो टेक्निक है वो ये होती है कि जब आपका कंपोनेंट डायनामिक कंपोनेंट है और आप ये चाह रहे हैं कि ये कंपोनेंट जब लोड हो रहा हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है जो टाइम टेकिंग है, तो उस केस में आप उसको साथ लोडिंग डॉट TSX फाइल उस फोल्डर के अंदर यूज़ करेंगे। तो जब भी वो आप उस लिंक को, उसके अंदर मौजूद जितने भी लिंक हैं उनको ओपन करेंगे, तो अगर उसमें कोई ऐसा डाटा है जो सर्वर से रेंडर होकर आना है, तो वो उसके साथ एक लोडर का आइकन या जो भी आपने लोडिंग का मैसेज लिखा है वो शो होगा और उसके बाद वो पेज जो है वो लोड होगा। तो एटलीस्ट जो यूज़र है उसको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ हैपनिंग, रादर देन शोइंग अ ब्लैंक स्क्रीन के उसमें कुछ लोड नहीं हो रहा। क्लाइंट कैन थिंक के भाई इसमें तो कुछ लोड ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं लोडिंग डॉट TSX फाइल को। मकसद उसका सिर्फ इतना ही होता है कि आपने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर देनी है। सपोज़ अगर मैं एडमिन में क्रिएट करूँगा, एडमिन के फ़ोल्डर में, तो वो एडमिन के अंदर जितने भी फ़ोल्डर, सब फोल्डर, पेजेस हैं, उन सब पे वो यूज़ होगा। अगर मैं उसको पेजेस वाले में ऐड कर देता हूँ तो वो पेजेस वाले, मतलब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, लोडिंग डॉट TSX, जैसे उसने यहाँ पर ये लोडिंग फाइल का बताया, लोडिंग
डॉट टी एस एक्स, दिस स्पेशल लोडिंग डॉट जी एस उसने लिखा है, लेकिन हम टी एस एक्स लिखें, हेल्प यू टू क्रिएट मीनिंगफुल लोडिंग यू आई। सो यहाँ पर उसने एक सिंपली उसने एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव किया इसको। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि जो मैं राउट्स क्रिएट कर रहा हूँ उसमें फ़ोल्डर नेम्स और फाइल नेम्स मैं स्मॉल लेटर्स में रख रहा हूँ, और लेकिन जैसे मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, कंपोनेंट को मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। इसका रीज़न ये होता है कि कंपोनेंट्स डायरेक्टली ब्राउज़र में लोड नहीं होते, आप इनको अदर कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो सम टाइम आपके नेमिंग कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं जो HTML के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे नैव, अगर मैं इसको नैव कह दूँ तो ये नैव जो HTML का टैग नैव है उसके साथ कन्फ्लिक्ट ना करे, तो इसलिए मैं इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखता हूँ। तो आपने भी कंपोनेंट्स जब बनाने हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि पहला लेटर हमेशा कंपोनेंट्स का कैपिटल रखना है, और जो राउट्स आपने बनाने हैं, जैसे मैंने लोडिंग का बनाया तो इसको लेटर्स जो हैं वो स्मॉल ही रखने हैं। सो यहाँ पर मैंने अब लिख दिया लोडिंग। अब ये इतना लोडिंग लिखने से अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। आप राउट ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आगे चल के हम सर्वर से डाटा को फेच करेंगे API के थ्रू, डाटाबेस के थ्रू, तो तब आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी कि ये लोडिंग डॉट TSX फाइल कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, ये उस वक्त आपको समझ आएगी। तो फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायनामिक कंपोनेंट्स के लिए। अगर एक ही पेज पर स्टैटिक कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं और डायनामिक कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं, सो इन दैट केस आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिंकिंग करने की और नेविगेशन करने की। बाकी आप यहाँ से इसको एक दफ़ा स्टडी कर। अच्छा, स्ट्रीमिंग भी है। स्ट्रीमिंग अलाउ द सर्वर टू सेंड पार्ट्स ऑफ डायनामिक राउट्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी डायनामिक कंपोनेंट के जो चंक्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करता है, और उसके दौरान आप यहाँ पर शो कर सकते हैं लोडिंग का आइकन। सो फॉर डायनामिक रूट्स इट मीन्स दे कैन बी पार्शली प्रीफेच्ड, that is shared layouts and loading skeletons can be requested ahead of time। so इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो सबसे पहले लोड होंगी, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेनिफिट ऑफ इमीडिएट नेविगेशन एंड विजुअल फीडबैक फॉर द यूज़र, शेयर्ड लेआउट्स रिमेन इंटरेक्टिव एंड नेविगेशन इज इंटरप्टेबल। तो इम्प्रूव्ड कोर वेब वाइटल्स, मतलब FCP, आपको एक कोई चीज़, समटाइम FCP कहते हैं फर्स्ट कंटेंट पेलोड को, तो ये बेसिकली SEO और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं ये टर्म्स। TTFB, FCP और TTI, टाइम टू लिव और टाइम टू फेच बिफोर, या जो भी है, ये इनको कहते हैं हम कोर वेब वाइटल्स। तो इसके लिए Next.js आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप लोडिंग डॉट TSX फाइल को यूज़ कर दें, तो एटलीस्ट जो है SEO को पता चल जाएगा, उतना कंटेंट एरिया आपका कवर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंटेंट अभी लोड हो रहा है। इसी तरीके से क्लाइंट साइड ट्रांजिशंस भी हैं। द ट्रेडिशनली नेविगेशन टू सर्वर रेंडरिंग पेज ट्रिगर्स अ फुल पेज लोड। तो लिंक टैग इसके लिए यूज़ करते हैं। कीपिंग एनी शेयर लेआउट एंड UI क्लाइंट साइड ट्रांजिशन आर व्हाट मेक अ सर्वर रेंडर्ड एप्स फील लाइक क्लाइंट रेंडर्ड एप्स। तो ये बेसिकली वही बात कर रहा है कि जो हमारे पास ये क्लाइंट साइड ट्रांजिशन है, जब हम लिंक टैग को यूज़ करते हैं तो इट फील्स लाइक कि आपका जो पेज है वो क्विकली लोड हो रहा है। सो व्हाट कैन मेक ट्रांजिशन स्लो। अब इस ट्रांजिशंस को क्या चीज़ है जो स्लो कर सकती है। दीज Next.js ऑप्टिमाइजेशन मेक नेविगेशन फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, हाउएवर अंडर सर्टन कंडीशंस ट्रांजिशंस कैन स्टिल फील स्लो। हियर आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज। डायनामिक राउट्स विदाउट लोडिंग, वो कह रहा है कि अगर आपने सॉरी ये आगे चला गया। सो वो ये कह रहा है कि व्हेन नेविगेटिंग टू अ डायनेमिक राउट द क्लाइंट मस्ट वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स बिफोर शोइंग द रिजल्ट। दिस कैन गिव द यूज़र द इम्प्रेशन, ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी कि लोडिंग TSX को यूज़ क्यों करना चाहिए। सो डायनामिक सेगमेंट विदाउट जनरेट स्टैटिक पैराम्स, ये बेसिकली आई थिंक 13 या 14 में भी मौजूद था Next.js के, कि आप डायनामिक कंटेंट्स को जनरेट कर सकते हैं स्टैटिकली और वो आपके ब्राउज़र में लोड हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको फिर ये फंक्शन यूज़ करना पड़ता है अपने हर पेज के अंदर, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें वो किसी API से फेच कर रहा है पोस्ट को, तो जैसे ही ये आपका जो लिंक्स ओपन होंगे ये ऑटोमेटिकली ये प्री फेच हो जाएगा जनरेट, इसके स्टैटिक पैराम्स जो आपके पास स्टैटिकली ब्राउज़र के अंदर सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद वो क्विकली लोड होगा।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास नेटवर्क जो है वो स्लो हो। इसके अलावा हम जो है वो लोडिंग इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर वो अब आगे चल के हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, क्यों क्रिएट किया जाता है उनको, और क्या क्या हमें उसके फ़ायदे होते हैं। कुछ मैंने आज बता दिए हैं, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर लेंगे। ओके तो दोस्तों, ये था हमारा आज का Next.js 15 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लिंकिंग एंड नेविगेशन को कवर किया, और उसमें मैंने कोशिश की कि डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। अब आप खुद भी डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।